नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कैप्टन जले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन मंच पे मुझे आप सभी लोग जानते हो, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज से हम एक क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो क्लास बहुत सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ, जो क्लास हमने डिजाइन किया है उस क्लास में फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमने दिया है वो नीट एग्जाम्स को दिया है। साथ में ग्रेड 1, ग्रेड 2 वह सबसे बड़ा एग्जाम होता है लैब असिस्टेंट का, जिसकी हाल ही में वैकेंसी आने वाली है। जो सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं दोस्तों, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो सभी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ सकते हैं। साथियों, जो यह क्लास रहने वाली है, यह क्लास प्रॉपरली डिजाइन है तीनों एग्जाम के सेगमेंट को लेकर के। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक लिया है, जिसकी हमेशा से एग्जामिनर ने डिमांड रखी है। और टॉपिक का नाम है साइटोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों? साइटोलॉजी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है साइटोलॉजी। मेरे साथियों, हम साइटोलॉजी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आज की क्लास में जिन पॉइंट्स पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जिन बातों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उनमें कुछ पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं साथियों? इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमने रखा है साथियों आज की क्लास का, जहां से अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, वो है बेटा सम इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप। साथियों, सम इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप कि कौन कौन से माइक्रोस्कोप जिनकी सहायता से हम सेल को देख सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आया है साथियों। तो ये हमने यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में दिया जाता है। हमेशा एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन डालता है। क्वेश्चन क्या है? सम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट। कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए और वहां से क्या क्वेश्चन बना है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों सेल हिस्ट्री, कोशिका के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे कि कोशिका का इतिहास क्या है, सेल हिस्ट्री क्या है मेरे साथियों। फिर हम बात करेंगे जो आज की सबसे चर्चा का विषय रहेगा क्लास का, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। किसी सेल को हम सेल कब कहेंगे, उसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, इन सभी बातों का आज की क्लास में हम विस्तृत अध्ययन करना जा रहे हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने पुराने सभी साथियों को जोड़िएगा आज की क्लास में, और हम क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए साथियों, चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? लैटिन टर्म। देखिए दोस्तों, सेल के लिए हम एक लैटिन टर्म का यूज करते हैं। लैटिन टर्म मीन्स, अगर मैं बात करना चाहूं जैसे मिल्क के लिए, मिल्क को हमने हिंदी में दूध बोला, इंग्लिश में मिल्क बोला, लेकिन साइंस की भाषा में, साइंस के वर्ड्स में हमने उसे किस प्रकार से पिरोया, तो हमने लैक्टो वर्ड बोल दिया। कौन सा वर्ड बोल दिया? लैक्टो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दूध में बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट है, कि मिल्क में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो बैक्टीरिया कौन सा पाया जाता है, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर आएगा सर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दूध में शुगर कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा लैक्टोज। क्या आएगा बेटा? लैक्टोज। ऐसे ही विद्यार्थियों,
आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपकी त्वचा संबंधी विशेषज्ञ जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर है, उसका जो स्टडी करता है, जिस डॉक्टर को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो आप बोलोगे डर्मोलॉजिस्ट। तो स्किन के लिए हमने क्या यूज किया, डर्मो या डर्मा, और बेटा लॉजिस्ट किसके लिए यूज किया, विशेषज्ञ के लिए यूज किया। इसी प्रकार सेल के लिए हम जो लैटिन टर्म यूज करते हैं साथियों, इसे हम कहते हैं साइटो। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, साइटो। हिंदी में क्या कहेंगे विद्यार्थियों, तो हिंदी में भी इस टर्म को एक ही नाम से जानेंगे, साइटो। दोस्तों मैं जिस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बनाना सिखा रहा हूं, जिस प्रकार से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिस प्रकार से थ्योरी को लेकर के चल रहा हूं, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लेकर के आऊं, आए एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी हम बात करेंगे। इन सभी सेगमेंट के आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा बेटा। यह क्लास हमेशा यूट्यूब पे रहने वाली है और इनकी आप प्रॉपर जानकारी से प्रॉपर क्या बना ले, नोट्स बना ले विद्यार्थी। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्टडी ऑफ सेल, जैसे मैंने इसी से संबंधित एक नीचे छोटा सा क्वेश्चन डाला कि स्टडी ऑफ सेल क्या है सर, तो देखिए दोस्तों साइटो वर्ड में, कौन से वर्ड में, साइटो वर्ड में आप पीछे लॉजी लगा दे मेरे साथियों, क्या लगा दे, लॉजी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे साथियों साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है मेरे साथियों, तो साइटोलॉजी वो टर्म है जो बेटा किसके बारे में बताती है, सेल के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है मेरे साथियों, सेल के बारे में जानकारी देती है। वो टर्म कौन सी है, तो वो टर्म कौन सी है, साइटोलॉजी। बेटा मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देने वाला हूं, कमेंट पर मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते रहें, चीजों को समझते रहें साथियों। देखिए सेल बायोलॉजी क्या है, फिर सर आपके माइंड में एक विचार आएगा मेरे साथियों कि सर सेल बायोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं, तो सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान क्या है साथियों। कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी की अगर मैं बात करना चाहूं तो सेल बायोलॉजी में मेरे साथियों सेल स्ट्रक्चर, किसकी बेटा, सेल स्ट्रक्चर प्लस सेल डिवीजन, कौन सा मेरे साथियों, सेल डिवीजन। साइटोलॉजी के अंदर बेटा ओनली फॉर स्टडी किया जाता है सेल स्ट्रक्चर का साथियों। यहां पर जो स्टडी हो रहा है साथियों वो किसका हो रहा है, सेल स्ट्रक्चर का हो रहा है बेटा। लेकिन सेल बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर के साथ में आप स्टडी किसका कर रहे हो बेटा, सेल डिवीजन का भी कर रहे हो। ऐसे समझिएगा एक समुद्र है, उस समुद्र में से एक छोटी सी नदी बाहर निकाल दी दोस्तों। एक समुद्र है, उस समुद्र में से एक छोटी सी नदी बाहर निकाल ली। सेल बायोलॉजी में से किसको बाहर निकाल लिया, साइटोलॉजी को बाहर निकाल लिया दोस्तों। तो स्टडी ऑफ सेल के बारे में अगर आपसे पूछे तो आंसर क्या दोगे आप, साइटोलॉजी आंसर देने वाले हैं मेरे साथियों। चलिए साथियों अगर आपसे बात करना चाहे सेकंड क्वेश्चन जो हमने रखा है आपके लिए, व्हाट इज द सेल साइज मेजरिंग, व्हाट इज द सेल साइज मेजरिंग, कि सेल का जो साइज है वो किसमें मेजर किया जाता है, किसमें मापा जाता है, तो आंसर दोगे साथियों माइक्रोन। क्या दोगे बेटा, माइक्रोन। क्या आंसर दोगे बेटा, माइक्रोन। और आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है मेरे साथियों कि एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। एक माइक्रोन बराबर अगर आपसे पूछे तो बेटा आप 10 की पावर -6 मीटर वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोन बराबर क्या होता है मेरे साथियों, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। इसे ही एक माइक्रोन के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों। ए माइक्रोस्कोप सुटेबल फॉर डिटेल स्टडी ऑफ सेल, एक कौन सा माइक्रोस्कोप है जो कंप्लीट सेल की स्टडी करने में उपयोग किया जा सकता है मेरे साथियों, तो आप आंसर देंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साथियों। क्या आंसर देंगे, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है मेरे साथियों जो आपकी सेल की कंप्लीट स्टडी को अध्ययन करता है या कंप्लीट सेल स्टडी की जानकारी दे सकता है। आप उसमें से सेल के फंक्शंस को देख सकते हैं, किसके अंदर से बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ आ रही होंगी मेरे साथियों। आगे मैं लेके आया हूं सम इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप कि सर कौन कौन से माइक्रोस्कोप हैं जो अभी तक हमने देखे हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेटा, आप एक ने नाम सुना होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप तो गैलीलियो के टाइम बना दिया गया था दोस्तों। और कमाल की बात थी, गैलीलियो ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें कॉनकेव लेंस का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? कॉनकेव लेंस। लेकिन वर्तमान में जो हम माइक्रोस्कोप देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर, सभी माइक्रोस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। पहला माइक्रोस्कोप जो गैलीलियो ने द्वारा बनाया गया था वो कॉनकेव माइक्रोस्कोप पर क्या करता था? वर्क करता था, जिन्होंने अर्थ के बारे में, अर्थ एंड सन के मोशन के बारे में स्टडी की थी। और पहला वैज्ञानिक था जिसने सही खोज पर जेल, आजीवन कारावास की सजा प्राप्त की थी। वो पहला वैज्ञानिक भी कौन था? गैलीलियो ही था। क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, अगर आपने किसी मंदिर में जाकर के साइंस बोलना प्रारंभ कर दिया या साइंस के अध्ययन के बारे में बता दिया तो कहीं ना कहीं पंगा होने वाला है। क्योंकि जो बात साइंस कहती है वो थोड़ा धर्म के विरुद्ध भी हो सकती है साथियों। तो गैलीलियो की गलती यही रही, उसने जाकर के बोला, सब लोग मानते थे कि पृथ्वी के चारों तरफ सन चक्कर लगाता है, लेकिन गैलीलियो ने बोला कि जी सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। और लोगों ने कहा, उस समय के राजा ने कहा कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है और उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। लेकिन हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो इसमें पहला आता है साथियों सिंपल माइक्रोस्कोप। साथियों कौन सा आता है? सिंपल माइक्रोस्कोप, मेरी तरह एकदम सिंपल। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करना चाहूं तो ये आपने इस माइक्रोस्कोप को हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखा होगा। किसके अंदर देखा होगा? ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। मैं अगर बात करना चाहूं तो ज्योमेट्री बॉक्स में कहां पर देखा है मेरे साथियों? तो आपने ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ इस प्रकार का इस संरचना देखी होगी, जिसमें आपने प्रयास किया होगा मैं कागज जलाने का। किसी कागज को अगर आप जला रहे हैं तो सूरज के प्रकाश को उस पर डाला जाता है और वो इकट्ठा करके क्या करता है? एक जगह इकट्ठा कर देगा, जिससे कागज जलने लगता है। जब इस पर सन का प्रकाश डाला तो ये प्रकाश एक जगह इकट्ठा होकर के कहां चलेगा? तो एक जगह इकट्ठा होकर कागज पर डलेगा और वो कागज जलने लगेगा, क्योंकि दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। यह क्या था? एक कॉन्वेक्स लेंस के भांति कार्य कर रहा था मेरे साथ। और साथियों जो ये माइक्रोस्कोप है इसके बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति ने बताया, एवी ल्यूवेनहुक। वैसे साथियों मैं इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करूंगा। सिंपल जब हम लिविंग सेल के बारे में स्टडी कर रहे होंगे वहां पर हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब एवी ल्यूवेनहुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने, दो भाई थे। क्या थे? भाई थे। और उन दोनों भाइयों ने किसका आविष्कार किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। और इनका नाम क्या था? तो बेटा याद रखिएगा, जैक्रिस जेनसन। क्या नाम याद रखना है? जैक्रिस जेनसन। जैक्रिस जेनसन। और दूसरा याद रखना है बेटा, हिल्सन जैक्सन। हिल्सन जेनसन। तो आप क्या बोलोगे साथियों? आप बोलोगे जैक्रिस जेनसन और हिल्सन जैक्सन ने, दोनों वैज्ञानिकों ने किसका निर्माण किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या किया था? आविष्कार किया था साथियों। दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में अगर बात करना चाहें
तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है नोल व रस्का। रस्के कमरिए का गाना याद है ना सभी को, नोल व रस्का। नोल व रस्का नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया मेरे साथियों। चलिए आगे चलते हैं। जानकारी अच्छी लग रही हो कमेंट करते रहिएगा, मैं कमेंट लास्ट में देखने वाला हूं मेरे साथियों, और कमेंट देखने के बाद आपको मैं जो अच्छा कमेंट लिखेगा, वैल्यूएबल कमेंट लिखेगा, उस बच्चे के बारे में नेक्स्ट क्लास में भी हम बात करने वाले हैं मेरे साथियों। आगे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर हम चलते हैं तो हम बात करेंगे हमारे सेल से रिलेटेड या कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग सेगमेंट पर वर्क कर रहे हैं। इसमें एक इंस्टीट्यूट जो बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है, मैं आपको बात करूं तो यह सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है बेटा। यह किसका क्वेश्चन रहा था, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन रहा था। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस के बारे में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है साथियों। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, CDFD, ये कहां पर स्थित है बेटा, इसके बारे में आपको बताना है कि यह इंस्टीट्यूट कहां पर है। दोस्तों अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की बात करूं तो यह इंस्टीट्यूट हैदराबाद के अंदर है। किसके अंदर है मेरे साथियों, हैदराबाद। डी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस सेंटर जो है ये बेटा कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है। और यह क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आया साथियों, तो यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड की एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे साथियों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेशनल केमिस्ट्री लैब NCL के बारे में बताइए कि NCL नेशनल केमिस्ट्री लैब कहां पर है। मैं आप सभी के कमेंट्स चेक कर रहा हूं। नेशनल केमिस्ट्री लैब NCL कहां पर है। दोस्तों NCL के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह संस्था पुणे महाराष्ट्र के अंदर है साथियों। ये कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया सामने, नेशनल फिजिक्स लैब, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। नेशनल फिजिक्स लैब, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, यह कहां पर है दोस्त साथियों, तो यह नई दिल्ली के अंदर है। ये कहां पर है, नई दिल्ली में है मेरे साथ। दोस्तों आपसे पूछे नेशनल केमिस्ट्री लैब जो कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल फिजिक्स लैब जो कहां पर है साथियों, तो नई दिल्ली के अंदर है। चलिए नेक्स्ट आपसे अगर मैं बात करना चाहूं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये लैब असिस्टेंट 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है दोस्तों, बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। यह इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी के अंदर है। ये कहां पर है, लखनऊ यूपी के अंदर यह इंस्टीट्यूट है साथियों। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI। बेटा एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा है बेटा। ये कब पूछा है, लैब असिस्टेंट 2017 के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा है कि CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आप बताएंगे लखनऊ यूपी के अंदर है मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, देखिए इसमें एक और कमाल की बात बताता हूं बेटा। जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह पहला वो इंस्टीट्यूट है साथियों जिसने नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली सहेली का आविष्कार जो किया था। नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली सहेली का आविष्कार करने वाला पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है, CDRI है दोस्तों। सहेली नामक जो दवा थी वो भारत की पहली नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक दवा थी, और उसका निर्माण जिस इंस्टीट्यूट में किया गया वो कौन सा था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फूड सेफ्टी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बेटा, सेकंड ग्रेड और नीट में ऑलरेडी आया हुआ है दोस्तों। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज ऑफ इंडिया, फासी जिसे हम कहते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों,
और आपको पता है खाने पीने की बात है तो दिल्ली है दिल वालों की, और बेटा इसका जो इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर। ये कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर। चलिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको, फटाफट रिवीजन मारिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन और रह गया क्या, चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये और है गया, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। बेटा कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र यह कहां पर स्थित है बेटा बताइए। तो इसका आंसर आपका जाएगा हैदराबाद। कहां पर जाएगा, हैदराबाद। ये कहां पर जाएगा बेटा आंसर, हैदराबाद। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB जो स्थित है वो कहां पर स्थित है बेटा, हैदराबाद के अंदर। और हमारे विद्यार्थियों इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन ने हर एग्जाम में अपनी भूमिका निभाई। लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, रीड एंड नीट, इन सभी एग्जाम्स में इन्होंने यह क्वेश्चन पूछा है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें, आप बताइए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोसिस CDFD कहां पर है, तो CDFD आपका आंसर आएगा बेटा, ये भी कहां पर है, हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछे NCL कहां पे है, नेशनल केमिस्ट्री लैब कहां पे है, आंसर आएगा पुणे महाराष्ट्र के अंदर। आपसे पूछे नेशनल फिजिक्स लैब, नेशनल फिजिक्स लैब NPL कहां पे है, तो कहां पे है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। और आपसे पूछे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो आंसर दीजिएगा लखनऊ UP के अंदर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइज ऑफ इंडिया फांसी कहां पर है, तो आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, नई दिल्ली आंसर दीजिएगा। आपको ये बातें समझ आ गई होगी, नीट से लेके रीट तक यहां से क्वेश्चन बना है साथियों। तो चलिए आगे की तरफ हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेल हिस्ट्री के बारे में, जानने का प्रयास करेंगे कि सेल एक्चुअल में है क्या। सर आपने जितने क्वेश्चंस बताए जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में, सेल है क्या, सेल का अध्ययन कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम बातों को पढ़ेंगे, तो चिंता मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी बेटा याद रखिएगा, याद रखना कि ये क्लास जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। चलिए हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो साथियों ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास। और कोशिका के इतिहास में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग सभी 9th क्लास से क्या 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा बेटा मैंने, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग, यूनिट ऑफ लिविंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग। हिंदी में बात करेंगे तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सजीवों की सबसे छोटी इकाई बेटा इसे किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका आएगा बेटा सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स किसे कहा जाता है, सेल। बेटा आपको मैं एक बात बता देता हूं, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। अगर सेल के बारे में आपसे पूछे तो बेटा आपको याद रखना है सेल स्ट्रक्चर यूनिट भी है बेटा। कौन सी यूनिट है, स्ट्रक्चर यूनिट भी है दोस्तों। क्या है बेटा, स्ट्रक्चर यूनिट, ऑर्गन नहीं है बेटा, स्ट्रक्चर यूनिट है, स्ट्रक्चर यूनिट है। सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल यूनिट भी हम इसे ही कहते हैं दोस्तों। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट भी कौन है बेटा, हम इसे एक नाम से और जानते हैं, बेसिक यूनिट। इस नाम से जानते हैं बेसिक यूनिट। बेटा सेल कोई अकेला यूनिट नहीं है, सेल अलग अलग प्रकार के कार्य करता है हमारी बॉडी में, और ये करोड़ों की संख्या में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और इसके कार्य के आधार पर एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा है,
आपकी बॉडी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है, आपकी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, आपकी बॉडी का बेसिक यूनिट कौन सा है, आपकी बॉडी का जेनेटिक यूनिट कौन सा है, जेनेटिक यूनिट कौन सा है। इन सभी क्वेश्चंस को एग्जामिनर मेरे साथियों अच्छे से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे की तरफ मूव करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो पहले हमें बात करना है कि सेल बेसिक यूनिट कैसे है। सर सेल बेसिक यूनिट कैसे है। हिंदी में हिंदी वाले विद्यार्थी जो देख रहे हैं हिंदी मीडियम से, वो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा आधारीय इकाई बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? आधारीय इकाई के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और सेल बेसिक यूनिट क्यों है, तो इसके लिए हमें जानना होगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। इसके बारे में हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। जंतुओं की संरचना आपके बारे में पता होनी चाहिए। जंतुओं की संरचना, जंतुओं की संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए साथियों, आपने भी पढ़ा है कि जब हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो नो डाउट हम उस स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका निर्माण कहीं ना कहीं से प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, आपने बहुत सारा क्वेश्चन देखा होगा कि सर अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। साथियों, मैं इस बात को, इस धारणा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इस प्रकृति में लिविंग्स की सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल है, और उसका फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं सेल से ही हुआ है। क्योंकि अगर ह्यूमन की बात करना चाहूं तो एक ह्यूमन सेल जो बनती है जाइगोट, उस जाइगोट का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं मेल और फीमेल स्पर्म एंड एग दोनों के मिलने से जाइगोट का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है मेरे साथियों। तो साथियों, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पुरातनतम, सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल की। साथियों, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब एक घर बनवाते हैं, एक मकान बनवाते हैं, तो मकान में सबसे पहले नींव के पत्थर की जरूरत होती है। वो अगर इकाई आपके पास नहीं है तो आप मकान नहीं बना सकते। तो वो नींव का जो पत्थर है, जिसमें पहली ईंट जो आपने रखी थी, वो एक्चुअल कौन है? तो एनिमल में स्ट्रक्चर है मेरे साथियों, सेल है। कौन है? सेल। सेल के बाद अगर मैं बात करना चाहूं, सेल ग्रुप बनाता है बेटा। सेल क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। किस प्रकार की सेल ग्रुप बनाती है? तो सेम टाइप सेल क्या बनाती है साथियों? ग्रुप बनाती है। सेम टाइप सेल क्या बनाती है? ग्रुप बनाती है। और ग्रुप बनाने पर बेटा किसका निर्माण हो जाता है? टिश्यू का निर्माण हो जाता है मेरे साथियों। किसका निर्माण हो जाता है? टिश्यू का। ग्रुप सेल को ही क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के बाद किसका निर्माण होता है बेटा? ऑर्गन का। किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का। ऑर्गन के बाद किसका निर्माण होता है मेरे साथियों? तो आप बोलोगे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे साथियों? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और अगर इसके बाद अगर आप बात करें तो ये किसका निर्माण होता है? ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है मेरे साथियों? तो लिविंग बॉडी का। किसका निर्माण हो जाता है? लिविंग बॉडी का। तो मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, एक संपूर्ण शरीर को बनाने के लिए, एक पूरी लिविंग बॉडी को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और बेटा यहाँ पे एनिमल बॉडी लिखिएगा। दोस्तों गलती हो गई है, बोर्ड ने मिस्टेक कर दी है, हमने नहीं। यहाँ पर जो वर्ड लिखना है बेटा वो लिखना है एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी, जंतुओं का शरीर। क्यों ये मैं क्यों लिख रहा हूं साथियों? क्योंकि क्या प्लांट भी लिविंग के अंदर आता है क्या? कमेंट बताइए।
कि क्या प्लांट भी लिविंग के अंदर आता है क्या मेरे साथियों, बताइए। क्या प्लांट भी लिविंग के अंदर आता है? जी, प्लांट भी लिविंग के अंदर आता है, लेकिन प्लांट का स्ट्रक्चर जब फॉर्मेशन होता है तो कुछ इस प्रकार से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर वहां पे ऑर्गन सिस्टम जो है वो पहले आता है, फिर किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहां पर पहला फॉर्मेशन किसका हुआ? सेल का। दूसरा किसका हुआ? टिश्यू का। फिर टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना बेटा? एनिमल बॉडी। लेकिन मैं प्लांट के केस में बात करना चाहूं मेरे साथियों, प्लांट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करना चाहूं, किसकी बात करना चाहूं दोस्तों? प्लांट स्ट्रक्चर की बात करना चाहूं। इसकी बात कर रहा हूं मेरे साथियों, प्लांट स्ट्रक्चर। जन पादप संरचना की अगर मैं बात करना चाहूं, इसकी बात कर रहा हूं मेरे साथियों, पादप संरचना। जब मैं प्लांट स्ट्रक्चर, पादप संरचना की बात कर रहा हूं तो मेरे साथियों याद रखिएगा, पहले सेल, पहला पार्ट क्या आएगा? सेल, क्योंकि ये तो हमारे लिए नेसेसरी है एनिमल्स के लिए। और सेल के बाद बेटा क्या बनेगा? टिश्यू। यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी क्या है? ठीक है। सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू। जब मैं एनिमल केस की बात करता हूं तो एनिमल केस में टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? टिश्यू के बाद क्या बनता है? ऑर्गन। लेकिन यहां पर क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम बनता है बेटा। क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। इसका निर्माण होता है, टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है मेरे साथ। पहले सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन का निर्माण होता है मेरे साथ। इसका निर्माण होता है ऑर्गन का। और ऑर्गन के बाद अगर मैं बात करूं तो कहीं जाकर प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। प्लांट बॉडी का निर्माण, पादप शरीर का निर्माण। यस या नो? तो बेटा आपको मैंने बताया ये बातें कि पहले सेल, प्लांट में सबसे पहले कौन आता है? सेल। सेल के बाद कौन आता है? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या आता है? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बाद आता है ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद आता है बेटा प्लांट बॉडी। ये स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होती है ये किसमें होती है? प्लांट में। लेकिन ह्यूमन स्ट्रक्चर या एनिमल स्ट्रक्चर की अगर आपसे बात करें तो पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बेटा एनिमल बॉडी। खास तौर से नीट वाले विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपसे ऑर्डर पूछे जाते हैं कि किसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है। और अगर प्लांट ऑर्डर पूछ लिया और गलती से आप एनिमल ऑर्डर को डाल के आगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा मेरे साथियों। आपको एनिमल ऑर्डर पूछे तो एनिमल ऑर्डर डालना है साथियों, और प्लांट ऑर्डर पूछे तो प्लांट ऑर्डर डालना है। अगर आपसे सेल, टिश्यू, टिश्यू के बाद आपने ऑर्गन डाल दिया, गलत हो जाएगा साथियों। आपको क्या याद रखना है? टिश्यू सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही हमारा सिलेबस है दोस्तों, यही हमारा क्या है? सिलेबस है। और इसी सिलेबस को हम पढ़ने वाले हैं साथियों। देख, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद क्या निर्माण होता है? प्लांट बॉडी का। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं, सर आप जिसकी बात कर रहे हो सेल की, सर उस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सर सेल की जो डिस्कवरी की गई थी वो कैसे की गई और किसने की और किस प्रकार से उसकी संरचना के बारे में जानकारी हुई, तो इसके बारे में हम जानकारी जुटाते हैं मेरे साथियों। ये दोस्तों बात उस जमाने की है जब आपके दादाजी के दादाजी हुआ करते थे। दादाजी के दादाजी, लगभग बात है साथियों 1665 की मेरे साथियों। कब की बात है ये? 1665 की मेरे साथियों यहाँ पर बात होती है। और 1665 में एक बहुत ही शानदार व्यक्ति जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यह 9th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है, रॉबर्ट हुक। क्या दे रखा है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा बेटा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक नॉर्मली माइक्रोस्कोप भी नहीं था, उसने एक्चुअल कांच का कुछ हल्का सा घिसा और घिसने के बाद उससे देखने का प्रयास किया। उसको माइक्रोस्कोप नहीं कह सकते, बट उससे देखने का इसने क्या किया था? प्रयास किया था ग्लास की हेल्प से।
और इन्होंने क्या किया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट लिया बेटा, स्पेनिश ओक, स्पेनिश ओक, एक प्लांट लिया बेटा, और वो क्या नाम है उस प्लांट का, स्पेनिश ओक बेटा। इस प्लांट का नाम है बेटा, प्लांट का नाम है मेरे साथियों, ये किसका नाम है, प्लांट का नाम है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसको देखा, किसमें देखा, स्पेनिश ओक प्लांट के अंदर इसके बारे में क्या हुई थी, बात हुई थी। और स्पेनिश ओक में इसने क्या किसको देखा, तो इन्होंने स्पेनिश ओक में बार्क को देखा बेटा, किसको देखा, बार्क। हिंदी वाले विद्यार्थी याद रखेंगे, छाल को देखा मेरे साथियों, किसको देखा, छाल। देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसमें, प्लांट के अंदर, प्लांट का नाम क्या था, स्पेनिश ओक था। स्पेनिश ओक प्लांट की क्या देखी, बार्क को देखा बेटा, किसको देखा, बार्क को। उसमें क्या देखा, तो इसमें देखा बेटा कॉर्क, क्या देखा, कॉर्क। किसको देखा बेटा, कॉर्क। हिंदी में इसे काग कहते हैं बेटा, हिंदी वाले विद्यार्थी गलती ना करें, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, काग कहते हैं, काग, क्या कहते हैं, काग। और अगर मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टाइम के अंदर यहां पर इसी वर्ड के लिए फ्लोएम वर्ड का यूज किया गया है। कौन से वर्ड का यूज किया गया है, फ्लोएम वर्ड का यूज किया गया। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा बेटा। तो कॉर्क, कॉर्क में कार या फ्लोएम, ये इसको देखा। जब इन्होंने देखा तो बेटा इनको अपने पास कुछ इस प्रकार की संरचना दिखी। बेटा सभी ने नोट बना रहे हैं, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं मेरे साथियों, लेकिन चिंता मत कीजिए, साफ दिख रहा है एकदम। इन्होंने संरचना क्या देखी मेरे साथियों, तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से संरचना देखी बेटा। इस प्रकार से क्या देखी मेरे साथियों, कुछ स्ट्रक्चर को यहां पर डिजाइन किया। इस स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास सबसे पहले इसी के द्वारा किया गया। इस प्रकार की स्ट्रक्चर इन्होंने सबसे पहले देखी। जिस स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा ऐसे लग रही थी जैसे मधुमक्खी होता है ना, मधुमक्खी, और मधुमक्खी वो छत्ता नहीं बना लेता बेटा, उस छत्ते के समान ही क्या थी, स्ट्रक्चर थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने क्या देखी थी, संरचना देखी थी। और इन्होंने जो संरचना देखी थी इसे आगे जाकर सेलुला के नाम से जाना। किस नाम से जाना, सेलुला। सेलुला बेटा ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। सेलुला कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। सेलुला कौन सा वर्ड है मेरे साथियों, तो ग्रीक वर्ड। दोबारा मैं बोल रहा हूं, 1665 में वैज्ञानिक नाम रॉबर्ट हुक, किस पर देखा, प्लांट पे। प्लांट का नाम क्या था जिस प्लांट पे देखा था, बीएससी की बुक में मिलेगा, 11th 12th में नहीं बेटा। स्पेनिश ओक, क्या था, स्पेनिकोस, स्पेनिश ओक। स्पेनिकोस ओक की क्या देखी, बार्क के अंदर, बार्क मतलब छाल के अंदर देखा। छाल को क्या बोला गया, कॉर्क या काग, या बात करें फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करना चाहूं तो उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना देखी। मधुमक्खी के छत्ते के समान इन्होंने क्या देखी थी, संरचना देखी थी। और इन मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी थी, इन्होंने क्या बोला, इसको सेलुला। इन्होंने अपना जो भी अध्ययन दिया साथियों, देखिए धीरे धीरे चल रहे हम, इन्होंने जो भी हमारी स्टडी की उस स्टडी को एक बुक के अंदर डाल दिया बेटा। किसके अंदर डाल दिया, बुक के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो सेल की जो बुक, सेल की जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी उसका अध्ययन जो हमें मिलता है, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई बातों के बारे में जहां जानकारी मिलती है, उस बुक का नाम क्या है मेरे साथियों, तो आंसर दीजिएगा माइक्रोग्राफिया। क्या आंसर दीजिएगा, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। इस बुक को किस नाम से जाना गया, तो बेटा इस बुक को माइक्रोग्राफिया के नाम से जाना गया। यस या नो, तो सबसे पहले याद रखिए रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, और डेड सेल का अध्ययन जहां हमें मिला, जिस बुक में इसकी जानकारी मिलती है, उस बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफी है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं साथ, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और नीट में इस क्वेश्चन को यहां से पूछा हुआ है बेटा, ये इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा।
यहां पर जितने आप स्टार मार सकते हो मार दीजिए इस क्वेश्चन कि भाई रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी उस सेल में सबसे पहले किस चीज को देखा, या रॉबर्ट हुक ने जिस सेल के बारे में स्टडी की थी वो क्या थी, उन्होंने क्या देखा, सेल का कौन सा भाग देखा या कंप्लीट सेल को ही देखा उन्होंने। तो रॉबर्ट हुक ने सेल के जिस भाग को देखा उसे आउटर पार्ट बोला गया बेटा। क्या बोला गया? आउटर पार्ट। इन्होंने सेल की जो बाहरी संरचना है, बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या की, जानकारी ली साथी। इस प्रकार से इन्होंने इंटरनली बोला कि ये सब होलो स्फीयर है, खोखला है, ये खाली है एकदम अंदर से। अंदर से क्या है? खाली है बेटा। अंदर से क्या है? खाली है। और बाहरी जो स्ट्रक्चर है आगे जाके सेल वॉल कहलाया बेटा। इन्होंने केवल और केवल किसको देखा? सेल वॉल। हिंदी वाले विद्यार्थी कोशिका भित्ति को देखा दोस्तों। याद रखिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो कंटेंट आपको चाहिए, जो कंपटीशन की जान है, वो कैप्टन जिलेसिंग एकेडमी के चैनल पर जरूर मिलने वाला है साथियों, और बीके पाठक, भूपेंद्र पाठक के द्वारा आपको मिलने वाला है साथियों। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं, रॉबर्ट हुक ने जिस चीज को सबसे पहले देखा उसको हमने बोला आउटर पार्ट। केवल उन्होंने बाहर की दीवार देखी और उस बाहर की दीवार को क्या बोला? सेल वॉल के नाम से जाना, कोशिका झिल्ली के नाम से उसे जाना साथियों। इन्होंने बोला कि इसका इंटरनली पार्ट सारा खाली है, जरूरत ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर कुछ संरचना बनी हुई है। इन्होंने इंटरनली स्टडी नहीं की थी, इन्होंने ओनली बाहरी संरचना के बारे में बोला, जिसलिए वो डेड सेल कहलाई बेटा। क्या कहलाई? डेड सेल कहलाई। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सर लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी कब हुई? सर लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी कब हुई? कब लिविंग सेल के बारे में बताया गया? तो बेटा लिविंग सेल के बारे में 1665 के 9 साल बाद 1674 में बताया गया बेटा। 1674 में इस टॉपिक के बारे में बताया गया। जिन्होंने इस पॉइंट को बताया, इस मुद्दे को बताया, उस वैज्ञानिक का नाम था एवी ल्यूवेनो। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? एवी ल्यूवेनो। अगर पूरे नाम की मैं बात करूं मेरे साथियों, पूरे नाम की मैं बात करना चाहूं तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनो। जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसके बारे में बताया? लिविंग सेल के बारे में बताया, उस वैज्ञानिक का नाम था एवी ल्यूवेनो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनो। एंटोनी वॉन ल्यूवेनो ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। साथियों एवी ल्यूवेनो ने सबसे पहले किसको देखा बेटा? लिविंग सेल को। और इन्होंने लिविंग सेल वर्ड यूज न करके कौन सा वर्ड यूज किया? एनिमल। इन्होंने जिस वर्ड को यूज किया वो क्या बोला? एनिमल कुल्स। एनिमल कुल्स। एनिमल कुल्स के नाम से जाना। इसे किस नाम से जाना? एनिमल कुल्स के नाम से इसे जाना। इन्होंने पहली बार जो जीवित सेल को देखा, उस जीवित सेल को किस नाम से जाना? एनिमल कुल्स के नाम से इन्होंने उस सेल को जाना। दोस्तों ये अध्ययन जो हमें मिला, इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था द सीक्रेट ऑफ द नेचर। द सीक्रेट ऑफ द नेचर। सीक्रेट ऑफ द नेचर, प्रकृति के रहस्य। प्रकृति के रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द नेचर, प्रकृति के रहस्य।
जो एनिमल कुल्स जो वर्ड था वो हमें कहां से, कौन सी बुक से मिला? तो द सीक्रेट ऑफ द नेचर, या इनके बारे में पूरा अध्ययन कहां मिलता है? तो द सीक्रेट ऑफ द नेचर। अब आपके कुछ विद्यार्थियों के कमेंट मैंने देखे नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव है विद्यार्थीपन का कि सर खोज किसमें हुई और कैसे हुई, खोज किसमें हुई और कैसे हुई, इसके बारे में तो हमें बताइए। कि आपने बता दिया कि 1674 के अंदर एवी ल्यूवेनुक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? लिविंग सेल की खोज की गई थी, से एनिमल कुल्स नाम दे दिया गया। लेकिन कैसे की, किसमें की? तो ध्यान से सुनना मेरे साथियों, जो आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए साथियों, एवी ल्यूवेनुक, इसको मैं जब ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, एवी ल्यूवेनुक को जब मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, तो वहां पर मैं इसको एक वर्ड से रिप्रेजेंट करता हूं कि यह पागल प्रेमी आवारा था। यह क्या था? पागल था, प्रेमी था और आवारा था। इसका कोई साथ देने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने सर्वप्रथम ऐसी चीज की खोज की थी, उसे नाम दिया सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, इन्होंने क्या नाम दे दिया मेरे साथियों? सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर समय पहले बताया था आपको कि सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? तो एवी ल्यूवेनुक के द्वारा सिंपल माइक्रोस्कोप की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। साथियों, अगर मैं बात करना चाहूं सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद, अगर मैं बात करना चाहूं मेरे साथियों, तो जब किसी आदमी को, जब आईफोन नहीं होता था, तो आईफोन किसी को मिल जाए उसमें लगा रहता था कि यार इसके फीचर्स क्या है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। अब भाई साहब, इस बंदे की नई नई शादी होती है, वाइफ दूध का गिलास लेकर के आ रही होती है, और ये वाइफ को बोलता है कि देख मैंने एक नई चीज की डिस्कवरी की है। और इस भाई साहब से वाइफ जब पूछती है कि क्या खोजा, तो ये बोलता है क्योंकि पुराने जमाने के लोग हैं, बात 1674 की हो रही है, तो बेटा ये स्पर्म के बारे में बता देता है। बेटा इसके बारे में बता देता है, स्पर्म, शुक्राणु के बारे में। ये अपनी वाइफ को बोलता है कि मैंने देख नई चीज की खोज की है, और वो कौन है? स्पर्म है। वाइफ अपने ससुर के पास जाती है, अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि आपका पति पागल हो गया। आपका पति क्या हो गया? पागल हो गया। ये नेचर को चैलेंज कर रहा है। किसको चैलेंज कर रहा है? नेचर को चैलेंज कर रहा है, प्रकृति को चैलेंज कर रहा है। इसको घर से बाहर निकालिए। बेचारा नई शादी थी, पत्नी वियोग में, अपने हाथ में किसको लेकर के? सिंपल माइक्रोस्कोप को लेकर के भाई साहब चला गया आगे की तरफ। बेटा आगे की तरफ चला गया। अब सोचे कि यार जाए तो कहां जाए? तो पत्नी वियोग का व्यक्ति या आशिक प्रेमी जो व्यक्ति होता है, वो एक जगह ही जाकर के बैठता है, तालाब के किनारे या पहाड़ पर। तो ये भाई साहब चले गए तालाब के किनारे, पॉन्ड वाटर या नियर बाई पॉन्ड। ये कहां पे चले गए? तालाब के किनारे। याद रखिएगा दोस्तों, अपनी यहाँ पर क्लास में हम मजाक के साथ साथ मजा भी आने वाला है। मजाक तो होगी, मजा भी आएगा, और पढ़ाई तो होनी ही होनी है सर, उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो तालाब के किनारे, अब तालाब के किनारे भाई साहब बैठे और सोचे कि यार क्या करें, कि किस प्रकार से आगे काम चले। वाइफ ने घर से नींद बाहर निकाल दिया। बेचारे के पास माइक्रोस्कोप था, उसी में मन बहलाने का प्रयास कर रहा था। तो तालाब के पानी को देख रहा था। किसको देख रहा था बेटा? तालाब के पानी को। और तालाब के पानी में इनको मिल गया बेटा बैक्टीरिया। कौन मिल गया बेटा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? जीवाणु। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? जीवाणु। बैक्टीरिया मिल गया। कहां पर? पॉन्ड वाटर में। काफी विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर बैक्टीरिया की खोज तो रेनी वाटर में होती। एनसीईआरटी ने बोला है रेनी वाटर। अरे मेरे साथी, तालाब में कौन सा पंप चला करके पानी भरेगा? तालाब में तो आएगा रेनी वाटर ही ना। तो तालाब में कौन सा पानी था? रेनी वाटर था। इसलिए एवी ल्यूवेनुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं बेटा।
बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है बेटा? किसको जाना जाता है? एवी ल्यूवेनुक। और एवी ल्यूवेनुक ने इसी बैक्टीरिया के अंदर बेटा लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी खोज की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति भी कौन था? एवी ल्यूवेनुक। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति भी कौन था? तो कौन था बेटा? एवी ल्यूवेनुक। डिस्कवरी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की डिस्कवरी करने वाला, रेड ब्लड सेल की डिस्कवरी करने वाला यही व्यक्ति था मेरे साथ। रेड ब्लड सेल जो ब्लड का एक लार्जेस्ट पार्ट होता है सॉलिड का बेटा। लगभग एक व्यक्ति के अंदर मेल के अंदर 40 से गलत डेटा बोल दिया, 50 से 55 लाख पर mm क्यूब होती है। 50 से 55 लाख पर mm क्यूब एक मेल के अंदर एडल्ट केस में आरबीसी की संख्या होती है। और उसी फीमेल की अगर मैं बात करना चाहूं तो थोड़ा कम होता है, 40 से 45 लाख पर mm क्यूब आरबीसी की संख्या होती है बेटा। चलिए अगर मैं बात करना चाहूं इसके बाद इसने किसकी खोज की? तो इसने कहा कि भाई साहब प्रोटोजोआ कहां पे हो आप? मेरे मालिक आ जाओ, मुझे मिल जाओ। प्रोटोजोआ, इन्होंने कहा कि प्रोटोजोआ की खोज भी किसने की? डिस्कवरी ऑफ प्रोटोजोआ। तो आंसर डालिएगा एवी ल्यूवेनुक, कोई और मत डालिएगा, एवी ल्यूवेनुक। अब हमारी मजबूरी हो गई, हमने कहा भाई तू सारी चीजों की खोज करता आ रहा है, तो भाई साहब तू द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो बोला वो किसको बोल दिया? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोला, जिस व्यक्ति को बोला गया वो एवी ल्यूवेनुक था। बेटा कंटेंट के मामले में कैप्टन जिलेसिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल आपकी मदद नहीं 100% सिलेक्शन पर लेकर जाएगा बेटा। बस चैनल को शेयर करते रहें और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाते रहें जिनकी इसको सख्त जरूरत है मेरे साथियों। चलिए आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो आगे की तरफ हम बात करेंगे मेरे साथियों। तो आपका आंसर मिल गया होगा कि जीवित कोशिका की खोज हुई थी कब? 1674 के अंदर एवी ल्यूवेनुक ने की, लेकिन किस में हुई थी? बैक्टीरिया में। किसमें खोज हुई थी बेटा? बैक्टीरिया में। और क्या नाम दिया? एनिमल कूलस के नाम से उसे जाना गया। और बुक का नाम क्या था? द सीक्रेट ऑफ द नेचर मेरे साथ। अच्छा, एवी ल्यूवेनुक के बारे में मैंने बताया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एवी ल्यूवेनुक। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में एवी ल्यूवेनुक। स्पर्म की डिस्कवरी एवी ल्यूवेनुक। तालाब के किनारे बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? तो किसने की? एवी ल्यूवेनुक। लिविंग सेल की एवी ल्यूवेनुक। आरबीसी एवी ल्यूवेनुक। प्रोटोजोआ एवी ल्यूवेनुक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसकी खोज की? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की भी डिस्कवरी किसने की थी? एवी ल्यूवेनुक ने डिस्कवरी की थी मेरे साथ। चलिए अब बात करते हैं बेटा सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। कि इन्होंने सेल बोला, लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि सेल के लिए हमें मिनिमम किन किन चीजों की आवश्यकता होती। सेल के लिए मिनिमम किन किन चीजों की आवश्यकता होती। देखिए साथियों, जब किसी घर का निर्माण करते हैं, जब किसी घर का निर्माण करते हैं तो घर का निर्माण करते समय हमें सबसे पहले एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो चीज होती है बाहरी दीवार। तो किसी भी सेल की रिक्वायरमेंट के लिए अगर बात की जाए या किसी भी सेल के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी बेटा सेल मेम्ब्रेन की। तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या है मेरे साथियों? सेल मेम्ब्रेन। क्या है मेरे साथियों? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, कोशिका झिल्ली है मेरे साथ। तो सबसे पहले घर की बाहरी दीवार कोशिका झिल्ली होनी ही चाहिए, ये सेल के अंदर होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो बेटा मामला घोर है। दूसरा कौन है बेटा? साइटोप्लाज्म। दूसरा किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसकी रिक्वायरमेंट होगी? साइटोप्लाज्म।
कोशिका दर की, कोशिका दर की। और तीसरी रिक्वायरमेंट किसकी होगी बेटा? तो बेटा याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड की। तीसरी रिक्वायरमेंट किसकी होगी? न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए या आरएनए। तीसरी रिक्वायरमेंट किसकी है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की रिक्वायरमेंट। तो आप सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट आप क्या क्या डाल सकते हो? तो पहली रिक्वायरमेंट बेटा, फर्स्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड रिक्वायरमेंट होती है साइटोप्लाज्म, और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लिक एसिड। बेटा इसकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपके किसी भी सेल की रिक्वायरमेंट है जो आपको जरूरी होती है। साथियों आज के लिए हम इजाजत चाहेंगे। थैंक यू। आपने पूरी क्लास को देखा, आपने पूरी क्लास को अच्छे से देखा, और मैं चाहूंगा कि इस क्लास को उन सभी विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें जिन विद्यार्थियों को इस क्लास की सख्त जरूरत है। मिलते हैं आपसे नई क्लास में 8 बजे बहुत शानदार कंटेंट के साथ। और मैं आपको बता दूं, इस बार कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के द्वारा नीट, ड्रॉपर और एनडीए के स्पेशल बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथियों एनडीए का जो नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के मंच पर, ऑफलाइन मोड में यह बैच नेक्स्ट मंडे से प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी विद्यार्थी सितंबर में होने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, जो भी विद्यार्थी सितंबर में होने वाले एग्जाम्स के बारे में एक सफलता जानना चाहता है, तो कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के मंच पर अवश्य पधारें। साथियों दूसरा साथियों, अभी हमने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल वाले विद्यार्थियों के लिए हमारा एक बोर्डिंग स्कूल है मेरे साथियों, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे का सामाजिक विकास करते हैं, बच्चे का शारीरिक विकास करते हैं। बच्चे के पेरेंट्स को जो सबसे बड़ी टेंशन होती है आज के जमाने में मोबाइल का, वहां पर मोबाइल का भी यूज नहीं करते हैं। बच्चों को मनोरंजन के साधन गेम्स के माध्यम से करते हैं। आप हमारे कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के मारो झज्जर ब्रांच का जो कैंपस है उसको आप शानदार तरीके से विजिट कर सकते हैं मेरे साथियों। एक बार आप विजिट कीजिए, आपका मन वहीं पे लग जाएगा। आप ये कहेंगे कि मैं बच्चे का एडमिशन नहीं, मुझे यहाँ पे रख लीजिएगा, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो अगर आप अपने बच्चे को एक मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और बोर्डिंग स्कूल के बारे में देखना चाहते हैं, बोर्डिंग स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप ढूंढ रहे हैं, तो आपकी एक छत के नीचे कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के 12 एकड़ के कैंपस में आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के गेम्स के ऊपर, जिनके द्वारा एक स्पेशल कोच आपको वहां पर मिलने वाले हैं, जिन्होंने उस एग्जाम से संबंधित या उस गेम से रिलेटेड अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे मेरे साथ। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए जुनून के साथ। धन्यवाद मेरे साथ।